हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी से संबंधित जो भी सब्जेक्ट पढ़ नहीं हेलो एवरीवन। आज हम जो पॉलिटी से संबंधित वीडियो बना रहे थे उसमें हमने दो पार्ट इसके पढ़ लिए। एक पढ़ा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो 1773 से लेकर 1853 तक था, और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। आज हम ये जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम था इसी के कुछ क्वेश्चंस और हैं, उन्हें हम और सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इन्हें हम देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है कि जो भारतीय विधान पालिका थी वो प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी। इसका आंसर है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के में, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा। भारतीय विधान पालिका जो थी वो प्रथम बार द्विसदनी किस एक्ट के तहत बनाई गई थी, ये हमें बताना है इसमें। तो इसमें होगा फ्रेंड्स 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनी बनाया गया था। यहाँ पर हमारा नंबर सी सही होगा हमारा। यहाँ पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। फ्रेंड्स, अब इसकी हम व्याख्या देखेंगे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे तथा 26 मनोनीत होते थे। फिर इसके बाद दूसरा सदन था निचला सदन, जो केंद्रीय विधानसभा का था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था ये, जो 3 वर्ष के लिए होता था, और उसके 144 सदस्यों में से 104 सदस्य जो होते थे वो निर्वाचित होते थे और 40 इसमें मनोनीत किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? इसमें हमें बताना है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था। केंद्र में बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा ऐसा एक्ट है जो द्विसदनी विधायिका को लाया था। तो इसमें फ्रेंड्स 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताइएगा कौन सा आंसर है। ये 1919 के एक्ट के तहत लाया गया था। यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 1919 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हम देखेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो किस अधिनियम के तहत प्रेरित है? नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स किस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो इसमें हमारा होगा आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किससे प्रेरित की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद में
की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। क्या था कि भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? यहाँ पर है नंबर ए 1926, नंबर बी 1947, नंबर सी 1945। इसमें सही उत्तर का हमें चयन करना है। ये कूट दिए हुए हैं, इनसे हमें सही उत्तर का चयन करना है। नंबर ए में आता है केवल ए, नंबर बी में आता है बी और सी, नंबर सी में आता है ए और सी, नंबर डी में आता है ए बी और सी, मतलब ये तीनों ही। तो फ्रेंड्स इसमें बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा हमारा। इसमें फ्रेंड्स सही होगा हमारा नंबर सी। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? 1926 और 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ए में लिखा है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसका सही होगा। बोलिए फ्रेंड्स कौन सा आंसर बताइए, कौन सा सही होगा इसमें। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं सबसे पहले हम। इसमें क्या है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कब प्रवृत्त हुआ था? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना संघीय न्यायपालिका, इसमें इस अधिनियम के तहत भारत संघ की स्थापना की गई। संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था इस अधिनियम मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? नंबर ए है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसका सही होगा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही है। इसमें हमारा आंसर सही है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम।
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं थी। इसमें फ्रेंड्स हमें सबसे पहले हमारी बहुत ज़्यादा गलतियां कहाँ पे होती हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन को और ये जो वर्ड दिया हुआ है इसे ना ध्यान देकर हम अपना क्वेश्चन कभी कभी गलत कर देते हैं। तो हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखकर और ये नहीं पे ज़रूर टिक कर लेना चाहिए हमें। इसके आंसर देखेंगे फ्रेंड्स हम। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसमें बताइए फ्रेंड्स क्या सही होगा। हमारा ये सही होगा, इसमें बी नंबर, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसमें क्या दिया हुआ है इसकी व्याख्या नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिया गया था फ्रेंड्स कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, न कि विधायकों को आवंटित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। किस एक्ट के द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स क्या आंसर सही होगा हमारा। इसमें सही होगा 1935 के द्वारा। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ है उसे शामिल करने का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम के द्वारा या किस प्रस्ताव के द्वारा शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा इसका। बताइए फ्रेंड्स। इसमें हमारा ए नंबर सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान लिया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? इसे हम देखेंगे। नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा इसका। इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा सही होगा। इसमें हमारा आंसर सही होगा नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्या सही होगा फ्रेंड्स? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। उन्नीस के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? जो 1935 में अधिनियम स्थापित किया गया था उसमें जो संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी? संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसका सही होगा? बताइए फ्रेंड्स क्या सही होगा इसमें? इसमें हमारा सही होगा गवर्नर जनरल को। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसमें है देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी नॉमिनेट किया जाना। इसमें बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है? इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स ये नहीं को ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्थायी अवयव क्या नहीं है ये बताना है हमें। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर इसका सही होगा? इसमें सही होगा नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं था? तो देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। उन्नीस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? हमें बताना है कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी। बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बताइए फ्रेंड्स, इसमें हमारा नंबर ए सही होगा। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसमें हमारे भारतीय संविधान के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें बनाई गई थी जो भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना क्या है? संघात्मक सरकार की स्थापना नंबर 1। नंबर 2, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। नंबर 3, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। नंबर 4, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल। नंबर 5, प्रांतीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट आता है नंबर 6 में प्रांतीय विधानमंडल। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया था इसी एक्ट के तहत, केंद्र और प्रांतों में। और फेडरल न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट भारत शासन अधिनियम मतलब 1935 में किया गया था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इन सभी चीज़ों को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत
वर्मा भारत से अलग हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कौन सा है कि वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 1935 के द्वारा इसे भारत से अलग किया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे फ्रेंड्स हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। एक्ट क्या था? 1935 का था, लेकिन इसको अलग कब किया गया था? तो 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को, और जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।